नमस्कार। ये सोचा है कभी कि कुछ आदतें या शक्ल सूरत परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों चलती रहती हैं? आज हम जेनेटिक्स की इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि हमारे माता पिता के गुण हम तक पहुंचते कैसे हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि आंखें तो माँ जैसी हैं पर नाक पापा जैसी, या ये कि अपने भाई बहनों से इतना मिलते जुलते होकर भी एकदम अलग कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं बल्कि सीधा साधा जेनेटिक्स का कमाल है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर को समझते हैं, यानी वंशानुक्रम या इनहेरिटेंस को। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे आंखों का रंग या बालों का टाइप जैसे गुण पेरेंट से बच्चों तक आते हैं। समझ लीजिए ये नेचर का एक तरीका है अपना ब्लूप्रिंट अगली पीढ़ी को देने का। और फिर आती है विभिन्नता या वेरिएशन। यही वो चीज़ है जो हम सबको एक दूसरे से अलग, एकदम यूनिक बनाती है। एक ही प्रजाति के लोगों के बीच जो छोटे बड़े फर्क होते हैं ना, बस वही है विभिन्नता। और इसी वजह से आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर दुनिया में कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो ये जो पारिवारिक रहस्य है कि हम एक जैसे भी हैं और अलग भी, इसकी गुत्थी को सबसे पहले किसने सुलझाना शुरू किया था? चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अपने बगीचे में साधारण से मटर के पौधों के साथ काम करते करते बायोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पर्दाफाश कर दिया। ये है ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्हें आज आनुवांशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ये पता लगाया कि गुण असल में विरासत में मिलते कैसे हैं। उनके काम ने ही उस साइंस की नींव रखी जिसे आज हम सब जेनेटिक्स कहते हैं। तो मेंडल ने कुछ ऐसे बुनियादी नियम खोजे जो बताते हैं कि गुणों का ये लेन देन आखिर होता कैसे है। ये नियम आज भी जेनेटिक्स को समझने का बेस हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेंडल के ये क्रांतिकारी नियम आखिर थे क्या। लेकिन इन नियमों को समझने से पहले ना, हमें जेनेटिक्स की ABC सीखनी होगी। तो चलिए फटाफट इन शब्दों को समझते हैं। देखिए, जीन किसी भी गुण की बेसिक यूनिट है, जैसे आंखों के रंग का जीन। एलील उसी जीन के अलग अलग वर्जन है, जैसे नीली आंखों का एलील या भूरी आंखों का एलील। एक प्रभावी या डोमिनेंट एलील वो है जो अपना असर दिखाता है, जबकि अप्रभावी या रिसेसिव एलील छिप जाता है। जीनोटाइप है जेनेटिक मेकअप, अंदर के कोड्स, और फिनोटाइप वो है जो बाहर से दिखता है, जैसे आंखों का असली रंग। तो ये है वो 3 मेन नियम जो मेंडल ने दिए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा विसंयोजन का नियम और तीसरा स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। ये तीनों मिलकर एक तरह से वंशानुक्रम के खेल के रूल्स बनाते हैं। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का, और यह बहुत ही सीधा सा है। इसका मतलब है कि जब किसी गुण के लिए 2 अलग अलग निर्देश यानी एलील मौजूद हों, तो एक यानी प्रभावी दूसरे यानी अप्रभावी पर हावी हो जाता है। जैसे अगर एक पौधे के पास लंबा होने का प्रभावी निर्देश T और बौना होने का अप्रभावी निर्देश T दोनों हैं, तो पौधा हमेशा लंबा ही होगा। अगला है विसंयोजन का नियम, और ये बहुत जरूरी है। ये नियम कहता है कि जब माता पिता की प्रजनन कोशिकाएं बनती हैं, तो हर गुण के लिए मौजूद 2 एलील अलग अलग हो जाते हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे 2 कार्ड्स हैं और अगली पीढ़ी को उनमें से सिर्फ एक ही दिया जा सकता है। इसी वजह से हर संतान को अपने हर माता पिता से हर गुण के लिए सिर्फ एक ही एलील मिलता है। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन। इसका मतलब ये है कि अलग अलग गुणों का इनहेरिटेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब किसी के बाल भूरे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी आंखें भी भूरी ही होंगी। हर गुण का सिक्का समझ लीजिए अलग अलग उछाला जाता है। तो ये तो थे नियम, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करते हैं? बिल्कुल। मेंडल ने अपने मशहूर मटर के पौधों के एक्सपेरिमेंट से इन्हें साबित किया था। चलिए अब सीधा उनके बगीचे में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। यहाँ हम सिर्फ एक गुण पर फोकस करेंगे, पौधे की ऊंचाई। जब 2 ऐसे लंबे पौधों का क्रॉस कराया जाता है जिनमें एक लंबा T और एक बौना T एलील हो, तो क्या मिलता है? ये पनेट स्क्वायर दिखाता है कि अगली पीढ़ी में क्या क्या संभावनाएं हैं। देखिए, एक शुद्ध लंबा TT हो सकता है, 2 मिले जुले लंबे TT हो सकते हैं और एक शुद्ध बौना TT पौधा बन सकता है। और अब इसका नतीजा देखिए।
भले ही जेनेटिक बनावट अलग-अलग हो, लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें 3 लंबे पौधे मिलते हैं और सिर्फ एक बौना पौधा। यही है मेंडल का वो मशहूर 3:1 का अनुपात, जो प्रभाविता के नियम का एक जीता जागता सबूत है। तो उस 3:1 के बाहरी अनुपात के पीछे जो जेनेटिक अनुपात छिपा है वो है 1:2:1, मतलब 1 शुद्ध लंबा या टीटी, 2 हाइब्रिड लंबे या टीटी और 1 शुद्ध बौना या टीटी। इससे जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच का कनेक्शन बिल्कुल साफ हो जाता है। अब अगर हम एक साथ 2 गुणों को देखें, जैसे बीज का आकार और उसका रंग, तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। मेंडल ने देखा कि नतीजे हमेशा एक खास 9:3:3:1 के अनुपात में आते थे। ये उनके लिए एक यूरेका मोमेंट जैसा था, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि ये दोनों गुण एक दूसरे से पूरी तरह आजाद होकर विरासत में मिल रहे थे। तो मेंडल के नियम ये तो बताते हैं कि गुण कैसे पास होते हैं, पर ये सारे अंतर यानी विभिन्नताएं आती कहाँ से हैं? सवाल तो ये है। चलिए अब देखते हैं कि जेनेटिक पूल में नई विभिन्नताएं पैदा कैसे होती हैं। देखिए, विभिन्नता पैदा होने के कई तरीके हैं। एक है उत्परिवर्तन, यानी डीएनए में अचानक होने वाले बदलाव जो नए गुण बना सकते हैं। फिर है पुनर्संयोजन और यादृच्छिक वर्गीकरण, जो प्रजनन के टाइम जीन्स को ताश के पत्तों की तरह फेंटते हैं। जीन प्रवाह से अलग अलग आबादियों के बीच जीन्स का लेन देन होता है। और आखिर में प्राकृतिक चयन, ये तय करता है कि कौन से गुण पर्यावरण में टिके रहेंगे। ये सब मिलकर ही जीवन की इस कमाल की विविधता को बनाते हैं। हाँ, एक बात समझना जरूरी है कि हर बदलाव विरासत में नहीं मिलता। एक होती है कायिक विभिन्नता, जैसे चोट का निशान। यह सिर्फ शरीर की कोशिकाओं में होता है और अगली पीढ़ी में नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ है जनिक विभिन्नता, जो प्रजनन कोशिकाओं में होती है, और यही वो विभिन्नता है जो असल में विरासत में मिलती है। आमतौर पर आबादियों में 2 तरह की विभिन्नताएं दिखती हैं। पहली है सतत विभिन्नता, जिसमें गुणों की एक पूरी रेंज होती है, जैसे इंसानों की ऊंचाई, कोई छोटा कोई लंबा और बीच में भी बहुत सारे। जबकि दूसरी है असतत विभिन्नता, जिसमें बिल्कुल साफ साफ श्रेणियां होती हैं, जैसे हमारा रक्त समूह ए बी या ओ। इसके बीच का कुछ नहीं होता। तो अब तक हमने वंशाणु क्रम और विभिन्नता को समझ लिया है, लेकिन आखिर इसकी अहमियत क्या है? ये सब सिर्फ साइंस की किताबों के लिए नहीं है, बल्कि इस प्लैनेट पर जीवन के अस्तित्व का आधार है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि विभिन्नता ही वो शक्ति है जो प्रजातियों को बदलते पर्यावरण में टिके रहने की ताकत देती है। ये विकास का कच्चा माल है, जिसके बिना जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसी की मदद से बेहतर फसलें और जानवर तैयार किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यही विभिन्नता है जो हम सबको इस दुनिया में एक अनोखी पहचान देती है। हमारे जीन, वो अपने अंदर हमारे पूर्वजों की एक लंबी कहानी समेटे हुए हैं, जिंदा रहने की, बदलने की और ढलने की कहानी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे जैसे जीवन का ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, हमारे जीन आने वाले कल की कौन सी कहानी लिखेंगे।